नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और दोस्तों यदि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जानने हैं जिनके आने का चांस आपके बोर्ड के पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जिसके दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपकी अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षा है उसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे इस पेपर को। दोस्तों तो आप इस पेपर के अंदर ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। और दोस्तों इस पेपर में जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा टोटल 2 घंटे 45 मिनट का। और साथ ही ये जो पेपर है उसके मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं 80, यानी कि दोस्तों 80 नंबर का ये जो पेपर है वो रहने वाला है। दोस्तों तो चलिए फाइनली अब हम हमारे इस पेपर का पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पेपर के अंदर जो हमारे पास में सबसे पहले सेक्शन ए है वो आता है। दोस्तों सेक्शन ए के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपको पैसेज का दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पैसेज को रीड करना है और उसके बाद में इस पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। दोस्तों तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे इस पैसेज को। तो इसमें आपको कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी वाज वेल नोन बोथ इन इंडिया एंड इन अमेरिका। यानी कि दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद की इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर अच्छी तरह जानी जाती है। कहाँ कहाँ, इंडिया और अमेरिका दोनों जगह। दोस्तों कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जो स्वामी विवेकानंद की जो पहचान है वो भारत और अमेरिका दोनों जगह जानी पहचानी जाती है। इसमें आपको आगे कहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान द अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया सडनली लेफ्ट इनटू एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो। यानी कि दोस्तों 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान जो स्वामी विवेकानंद हैं जो कि इंडिया से अचानक चले गए, कहाँ पर, चिकागो में। यानी दोस्तों चिकागो कहाँ पर है, अमेरिका में है। और दोस्तों ये चिकागो के अंदर कहाँ गए, यहाँ पर धार्मिक संसद में, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में कौन गए, स्वामी विवेकानंद जी गए। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, हिंदुज़म को, यानी कि जो हिंदू धर्म है उसको दोस्तों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने रिप्रेजेंट किया, उसको दिखाया। दोस्तों तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस पैसेज का पहला प्रश्न, जिसमें आपको कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद हैड एन, यानी कि दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो क्या थे। तो दोस्तों वो थे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के धनी, यानी कि प्रेरक व्यक्तित्व के धनी कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। दोस्तों आपको उत्तर तभी पता लग पाएंगे जब आपने अच्छे से पैसेज पढ़ा होगा। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पैसेज का दूसरा क्वेश्चन है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हेल्ड, यानी कि धार्मिक संसद है वो कहाँ पर लगी थी, ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों धार्मिक संसद लगी थी चिकागो में, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि स्वामी विवेकानंद जी इंडिया से अमेरिका गए थे और अमेरिका में भी कहाँ, चिकागो में गए थे। दोस्तों चिकागो में वहाँ पर धार्मिक संसद है वो लगी हुई थी, वहाँ पर दोस्तों उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। आगे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा है कि विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका के अंदर विवेकानंद जी ने, यानी कि स्वामी जी ने किस धर्म का, यानी कि किस रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन है वो किया। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर जो धार्मिक संसद लगी थी वहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था, उसका ही रिप्रेजेंटेशन किया था। तो इस प्रकार से तीसरे का ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यदि आपने पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ा है ना तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बिना पैसेज पढ़े ही आप तुरंत देते जाओगे। तो इसलिए दोस्तों पैसेज को पढ़ना एक बार बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे वाले जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं। इसमें दोस्तों आप 5th क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको कहा है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 years, यानी कि दोस्तों आपको पैसेज में से एक ऐसा वर्ड चुनना है
जिसका मतलब हो ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि दोस्तों 10 साल का कोई एक पीरियड, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं डिकेड। और दोस्तों मैंने आपको डिकेड यहाँ पर पैसेज को पढ़ते वक्त बताया भी था, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 20वीं सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड है, यानी कि जो 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक है, उसे ही दोस्तों यहाँ पर डिकेड को क्या बोलते हैं, यहाँ पर 10 साल का समय। तो इस प्रकार से डिकेड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में ये पैसेज रहने वाला है, तो फटाफट से आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा क्वेश्चन आता है, ये भी दोस्तों आपको पैसेज का ही मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको कहा भी गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, फिर इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इस पैसेज को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको कहा है कि शिवाजी द ग्रेट वॉज ए वेरी वाइस एंड ए ब्रेव किंग, यानी कि जो शिवाजी हैं वो एक महान, बुद्धिमान और बहादुर राजा थे, यानी कि दोस्तों शिवाजी की प्रशंसा की गई है। दोस्तों इसमें आगे इन्होंने कहा है व्हेन औरंगजेब इम्प्रेस्ड हिम एट आगरा, यानी कि दोस्तों जब औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था आगरा की जेल में, ही थॉट ऑफ ए क्लेवर प्लान, यानी कि दोस्तों जब औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी को कैद कर लिया, तब शिवाजी ने एक बहुत ही चालाकी वाला प्लान बनाया और दोस्तों ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर, यानी कि दोस्तों वो वहां से भाग निकले। कौन? शिवाजी। कब दोस्तों? यहाँ पर 1666 में। एट दिस द होल ऑफ महाराष्ट्र वाज फिल्ड विद ग्रेट जॉय, यानी कि दोस्तों शिवाजी के जेल से फरार होने के बाद में जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो बहुत ही खुश हुए। दोस्तों इसमें इन्होंने आगे कहा है कि जब यहाँ पर शिवाजी फरार हो गए औरंगजेब की जेल से, तब यहाँ पर जो औरंगजेब हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोस्तों ब्रोक किया ऑल द ट्रीटीज मेड बाय हिम विद शिवाजी, यानी कि दोस्तों जब यहाँ पर औरंगजेब को पता लगा कि भाई ये तो आगरा की जेल से फरार हो चुके हैं शिवाजी, तब दोस्तों औरंगजेब ने शिवाजी के साथ में जो भी संधियां कर रखी थी उसको यहाँ पर ब्रोकन कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो दूसरा पैसेज थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है वो दोस्तों में समझ आया है। तो हमको लगता है कि इस पैसेज के जो आगामी जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें उत्तर उसके पता लग पाएंगे। चलिए दूसरे पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में दूसरे पैसेज का पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट, यानी दोस्तों जो शिवाजी हैं वो दोस्तों महान तो थे ही, लेकिन दोस्तों महान के अलावा और उनमें क्या क्वालिटीज़ थी। तो दोस्तों शिवाजी हैं वो वाइस एंड ब्रेव थे, यानी कि बुद्धिमान भी थे, बहादुर भी थे। इस प्रकार से सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन विच फोर्ट वाज द स्ट्रेटेजिक फोर्ट, यानी कि कौन सा किला एक रणनीतिक किला था। तो दोस्तों आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना, तो वो था कोंडाना, क्योंकि दोस्तों कोंडाना यहाँ पर बार बार कहा गया है, आपको देख लीजिए। ठीक है, यदि कोई वर्ड बार बार मिले इसका मतलब वो विशेष वर्ड है, तो उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे का भी। तीसरा है शिवाजी वाजे, यानी कि शिवाजी क्या थे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, शिवाजी एक मराठा राजा थे, तभी दोस्तों महाराष्ट्र के लोग हैं वो खुश हुए थे। तो इस प्रकार से बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए चौथा हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ औरंगजेब, यानी कि दोस्तों औरंगजेब जी की जो यहाँ पर आगरा की कैद थी वहाँ से शिवाजी कैसे बाहर आए। तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने क्या लगाया, शिवाजी ने क्लेवर प्लानिंग लगाई, यानी कि चालाक यहाँ पर रणनीति लगाई, उसके तहत वो क्या आए, उस कैद से बाहर आए। तो इस प्रकार से ये वाला उत्तर भी करेक्ट है। यानी कि दोस्तों बस आपको पैसेज को पढ़ना है, आपके दोस्तों सारे उत्तर है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो ग्रामर का सेक्शन है वो आता है। तो दोस्तों इस ग्रामर के सेक्शन में जो तीसरा प्रश्न है, इसमें दोस्तों आपको करेक्ट फॉर्म्स हैं उसका यूज करना है। यानी कि दोस्तों टेंस यदि आपका टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो दोस्तों आप इस तीसरे प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपको ब्रैकेट दे रखा है इसमें आपको करेक्ट फॉर्म लगानी है दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के पहले वाक्य को। इसमें आपको कहा है नीतू ब्रैकेट सिंग ए सॉन्ग नाउ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप करेक्ट फॉर्म लगाने से पहले इसका जो हिंदी भावार्थ है वो निकालिए। दोस्तों इसका हिंदी भावार्थ बनता है नीतू अभी गाना गा रही है।
दोस्तों यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, रही है। दोस्तों रही है से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी। दोस्तों कईयों को तो पता भी लग गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों रही है से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यू। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होता है, इज होता है, आर होता है और एम होता है, ठीक है। और साथ ही वर्ब प्लस आईएनजी भी क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यू में लगता है, ठीक है। इस दोस्तों कब लगेगा, जब लड़का होगा। आर कब लगेगा, जब लड़की होगी। एम कब लगेगा, जब साथ में वाक्य की शुरुआत में आई आएगा, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया। वर्ब देखिए कौन है, वर्ब है हमारे पास में सिंग, यानी कि सिंग प्लस आईएनजी यानी कि सिंगिंग आएगा, यूज होगा, ठीक है। तो देखिए नीतू के बाद में यहाँ पर लड़की है तो नीतू आर, ठीक है। उसमें सिंग के बाद में क्या आ जाएगा, आईएनजी, तो सिंगिंग हो जाएगा। नीतू आर सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। ये हमारे पास में बिल्कुल सही वाक्य है और करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, आर सिंगिंग। तो यहाँ पर आर सिंगिंग है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। तो जो पहले के वाक्य का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य ये भी दोस्तों आप कर सकते हो यदि आपने टेंस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो। दोस्तों मेरा काम केवल आपको क्वेश्चंस बताना है। आप जब खुद बैठकर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तभी दोस्तों आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको केवल क्वेश्चंस बताऊंगा, आप दोस्तों इनको नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा क्वेश्चन है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, उसे आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में पहला जो डायरेक्ट स्पीच है उसका वाक्य दिया गया है, ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच है इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए, ठीक है। आपको पूरे 1 नंबर हैं वो मिल जाने वाले हैं। तो आगे आप देखिए दूसरा वाक्य, इसमें भी आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इसको भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए। आगे आप देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपको 2 वाक्य दिए होंगे। कितने वाक्य, 2 वाक्य। आपको दोस्तों क्या करना है, उन दोनों वाक्यों को एक साथ मिलाना है, ठीक है। यानी कि 2 वाक्यों को एक वाक्य बनाना है। तो देखिए इसमें आपको कहा है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि आपको 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। देखिए पहला हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है, ही इज़ ए फेमस साइंटिस्ट। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, पहला वाक्य हो जाएगा। मेनी बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट हिम। तो दोस्तों ये हमारे पास में दूसरा वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों वाक्यों को आपको मिलाना है, किसकी सहायता से, होम की सहायता से। यानी कि होम का आप यूज कीजिए और इन दोनों वाक्यों को कंबाइन कीजिए और दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से एक वाक्य बनाना है, ठीक है। आप दोस्तों आसानी से कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। आगे आप देखिए दूसरा वाक्य, इसमें भी आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। मैडम क्यूरी इज़ वन ऑफ द ग्रेट वुमेन, ठीक है। तो ये हमारे पास में पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य। तो दोस्तों आप आसानी से इसको चेंज कर दीजिए एक वाक्य में, विद द हेल्प ऑफ हु, ठीक है। ये हमारे पास में एक वर्ड है, इसको आप कहीं पर भी लगाइए और यहाँ पर एक वाक्य बनाइए, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का छठा क्वेश्चन है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको कहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि दोस्तों आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया होगा, उसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पहला वाक्य है, स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर प्लीज़, यानी कि दोस्तों गरीबों की मदद कीजिए कृपया। दोस्तों ये हमारे पास में जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप आसानी से इसे चेंज कर देंगे। आगे दोस्तों आप यहाँ पर दूसरा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वाक्य भी देख सकते हैं, इसे भी आप पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब 7वां क्वेश्चन है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको एक वाक्य दिया होगा, आपको इस वाक्य को फ्रेम करना है क्वेश्चन में, यानी कि दोस्तों आपको इस वाक्य को क्वेश्चन में चेंज करना है, यानी कि ये वाक्य प्रश्न बन जाए, ऐसा दोस्तों हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो आप दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। आगे आप देखिए 8वां क्वेश्चन हमारे पास में आता है। इसमें आपको ऐड क्वेश्चन टैग, यानी कि जो वाक्य दिया गया है इसमें आपको क्वेश्चन टैग कहाँ लगाना है ये बताना है।
ठीक है। ये जो हमारे पास में क्वेश्चन टैग होता है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको दोस्तों आपको इस वाक्य में लगाना है, यानी कि ऐड करना है। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चंस रहने वाले हैं दोस्तों। तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब 9वां क्वेश्चन है वो आता है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भरने हैं। तो देखिए 9वें का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा है ब्रैकेट आई वॉज वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। यानी कि दोस्तों मैं जब टीवी प्रोग्राम से वो वॉच कर रहा था, तब मेरी जो वाइफ है वो यहाँ पर खाना बना रही थी, यानी कि फूड है वो कुक कर रही थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वाइल लगाना है ब्रैकेट में कि व्हेन लगाना है, ये दोस्तों आपको बताना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से भरने हैं। ठीक है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूँ कि कौन सा विद्यार्थी होशियार है। आगे आप देखिए दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य। इसमें तीसरे वाक्य में कहा है राम ब्रैकेट श्याम आर माई ब्रदर्स, यानी कि राम और श्याम मेरे भाई हैं। तो एंड आएगा ब्रैकेट में कि और आएगा, राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स, तो एंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये दोस्तों आपको तो बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं करें, तभी दोस्तों आपका फ़ायदा है, क्योंकि जब मैं पेपर होगा तब मैं नहीं आऊँगा, आपको पेपर स्वयं हल करना होगा। इसलिए जितनी प्रैक्टिस अब कर लोगे वो दोस्तों आपको एग्ज़ाम टाइम में काम आएगी, ये बहुत ही निश्चित सी बात है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का सेक्शन बी आता है दोस्तों। इस सेक्शन बी में आपको सभी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से लिए हुए ही मिलेंगे दोस्तों। हमारे पास में जो सेक्शन बी का 10वां क्वेश्चन है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स हैं वहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, यानी कि दोस्तों जो वांडा है वो क्लासरूम में कहाँ पर सिट करती थी, ये दोस्तों आपको बताना है। यानी कि वांडा की क्लासरूम में पर्टिकुलर लोकेशन क्या थी, ये दोस्तों आपको बताना है। और साथ ये भी बताना है कि वो फिक्स लोकेशन पर क्यों बैठती थी, यानी कि दोस्तों वाई क्यों बैठती थी, ये भी दोस्तों आपको बताना है दोस्तों। आप इस प्रश्न का उत्तर तभी दे पाओगे जब आपने द 100 ड्रेसेस 1 ये चैप्टर पढ़ रखा होगा दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब 11वां क्वेश्चन आता है। इसमें आपको कहा है हाउ डिड द पायरेट लुक लाइक, यानी कि जो पायरेट है वो कैसा दिखता था। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इस चैप्टर में से लिया गया है दोस्तों। तो इसी के आगे अब आप 12वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा है हाउ डिड मिम लुइसेल लुक आफ्टर दे हैड रिपेयर्ड देयर डेब्ट, यानी कि दोस्तों जो मिम लुइसेल है वो किस प्रकार से दिख रही थी जब उसने अपना रिपेयर कर लिया था डेब्ट को। और दोस्तों वाई यानी कि क्यों ऐसा हुआ, यानी कि इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। ये दोस्तों जो प्रश्न है वो द नेकलेस चैप्टर में से लिया गया है। आगे आप देखिए 13वां प्रश्न वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, यानी कि दोस्तों शादी है वो क्यों नहीं हो सकी। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो भोली चैप्टर में से लिया गया है। आप सब जानते हैं कि भोली की छोटी उम्र में शादी हो रही थी, लेकिन दोस्तों लास्ट में उसकी शादी है वो टूट जाती है। ये दोस्तों शादी क्यों टूटती है इसका आपको कारण बताना है। यदि आपने भोली वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आगे आप देखिए हमारे पास में 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है व्हाट डज थिंक टैंक फील अबाउट द बुक्स ऑन द अर्थ, यानी कि दोस्तों जो थिंक टैंक है वो क्या फील करता है, यानी कि वो क्या महसूस करता है बुक्स के बारे में ऑन द अर्थ, यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर। ये दोस्तों जो प्रश्न है वो द बुक्स दैट सेव्ड द अर्थ इस चैप्टर में से लिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे पास में 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां ये टेक्स्ट बुक के अंदर जो लेसन हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। अब आगे हमारे पास में 14वें प्रश्न के नीचे 15वां प्रश्न है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको एक पैसेज दिया गया है। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो पैसेज है वो आपकी टेक्स्ट बुक के किसी एक चैप्टर में से ही लिया गया है, ठीक है। और दोस्तों यदि आप कॉपी चेक करने वाले टीचर को थोड़ा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप कॉपी में ये चीज़ ज़रूर लिखना। पहली चीज़ ये कि ये जो पैसेज है वो कौन से लेसन से लिया गया है, यानी कि दोस्तों लेसन का नेम क्या है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये कि इस लेसन को लिखने वाला ऑथर कौन सा है, यानी कि दोस्तों ऑथर का नेम भी आप लिख देना। इसे दोस्तों टीचर है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर दे सकता है दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले इस पैसेज को रीड है वो कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि जब तक हम पैसेज को पढ़ेंगे नहीं तब तक दोस्तों उस पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं
उनके आंसर हम पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। इसमें आपको कहा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि दोस्तों कागज़ का जो धैर्य है वो अधिक होता है किससे? पीपल से। दोस्तों तो इसमें आगे कहा गया है कि आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, यानी कि दोस्तों लेखक कह रहा है कि ये बात मैंने तब कही, उन दिनों कही जब मैं महसूस कर रहा था ए लिटिल डिप्रेस, यानी कि थोड़ा बहुत तनाव महसूस कर रहा था, तब दोस्तों ये बात यहाँ पर लेखक ने कही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पैसेज को पढ़िए, फिर दोस्तों पैसेज के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को हल सहित कर पाएंगे। तो देखिए 15वें का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दोस्तों आप फटाफट से इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए या फिर दोस्तों वीडियो पॉज करके इनको हल करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यहाँ पर समय हमारे पास में बहुत कम है, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। आगे आप देखिए हमारे पास में 16वां प्रश्न आता है। इसमें भी दोस्तों आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको आप रीड कीजिए और इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ ही लेते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डॉग्स का कुछ यहाँ पर चैप्टर है, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर डॉग का नाम है ट्रिकी, ठीक है, डॉग का नाम क्या रखा गया है? ट्रिकी। तो दोस्तों ये जो पैसेज है ना वो भी आपके टेक्स्ट बुक के किसी एक चैप्टर से लिया गया है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो पैसेज है वो कौन से लेसन से लिया गया है और उस लेसन के ऑथर का नाम क्या है, ठीक है। ये दोस्तों दो चीज़ें मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको प्रश्न पे चलते हैं सीधा। पहला प्रश्न, हाउ डिड ट्रिकी लुक एट अदर डॉग्स, ठीक है। दूसरा प्रश्न, व्हाट डिड द ऑथर गिव टू ट्रिकी फॉर 2 days, यानी कि ऑथर ने ट्रिकी को 2 दिनों के लिए क्या दिया। तो दोस्तों उसने दिया था प्लेंटी ऑफ वाटर और फूड, ठीक है ना, यानी कि दोनों चीज़ें दी थी, प्लेंटी ऑफ वाटर भी दिया था और फूड भी दिया था ऑथर ने ट्रिकी को। ट्रिकी क्या है? कुत्ता है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 17वां प्रश्न आता है। इसमें आपको एक स्टांजा दिया होगा। दोस्तों आपको ये बताना है कि ये जो स्टांजा है उस स्टांजा का नाम क्या है, यानी कि दोस्तों स्टांजा का एक प्रकार से मतलब हो गया पोइम, और दोस्तों आपको बताना है कि पोइम का नाम क्या है, ठीक है ना। पोइम नेम आपको बताना है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, पोइम का नेम क्या है और साथ ही इस पोइम को लिखने वाले पोइट का नेम क्या है। ये दोस्तों दो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, तभी दोस्तों आप कॉपी चेक करने वाले टीचर को थोड़ा अट्रैक्ट कर पाएंगे, उससे ये पता लग पाएगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत तो की है। दोस्तों तो चलिए हमें 17वें प्रश्न के अंदर जो काम सबसे पहले करने को कहा है हम वो करते हैं। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले कहा है रीड द स्टांजा, यानी दोस्तों स्टांजा को पढ़िए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं स्टांजा को। इसमें बताया है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्टेट अमांडा। ये दोस्तों हमारे पास में क्या है? एक प्रकार की पोइम है, ठीक है। इसको अब आपने पढ़ लिया, बहुत ही अच्छा काम किया। दोस्तों अब क्या करना है, आपको इस पोइम के कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। तो चलिए 17वें का जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। इसमें आपको बताना है हु डू यू थिंक आर स्पीकिंग दीज लाइन्स, यानी कि दोस्तों ये जो पोइम है ये दोस्तों किसने लिखी है या फिर इसे कौन बोल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि पोइम को कौन लिखता है, पोइम को लिखता है पोइट, यानी कि दोस्तों आपको पोइट का नेम बताना है। किसका बताना है? पोइट का नेम बताना है कि ये पोइट किसने लिखी है, और साथ ही ये जो लाइन्स है वो किसके लिए लिखी गई है, यानी कि टू हुम, यानी कि किसके लिए लिखी गई है, ये भी आपको उसका भी नाम बताना है, यानी कि पोइट का नाम और किसके लिए लिखी गई है उसका नाम। ये दोस्तों आपको दोनों नाम बताने हैं और आपको 2 नंबर हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में 17वें का जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको कहा है व्हाट इज अमांडा बीइंग टोल्ड टू डू, यानी कि दोस्तों पोएम के अंदर जो अमांडा है वो क्या करने को कह रही है। डू मतलब करना और टोल्ड मतलब कहना, यानी कि क्या करने को कह रही है अमांडा। तो दोस्तों वो आपको बताना है। इसमें भी दोस्तों आपको 2 नंबर हैं वो मिल जाने वाले हैं यदि आप इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं तो। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे 17वें प्रश्न के बाद 18वां प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक स्टांजा दिया गया है, आपको इसे रीड करना है और फिर इस स्टांजा के जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर देने हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टांजा को पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपको कहा है आई थिंक आई कुड टर्न
and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. यानी कि दोस्तों इस पोएम के अंदर आपको साफ पता लग रहा होगा कि जो पोइट है वो एनिमल्स के साथ बहुत ही प्यार करता है, यानी कि पोइट एनिमल लवर है। ठीक है, तभी दोस्तों एनिमल्स को वो अधिक समय तक देख सकता है और खड़ा होकर, ठीक है ना, यानी बैठा नहीं है, वो खड़ा होकर काफी लंबे समय तक एनिमल्स को देख सकता है। तो इस प्रकार से एनिमल के प्रति वो स्नेह दिखा रहा है। दोस्तों तो अब आप 18वें स्टांजा के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तभी दे पाएंगे जब आपने स्टांजा का अर्थ अच्छे से समझ रखा होगा। तो दोस्तों आपको वैसे मैं कहना चाहूँगा कि आप फटाफट से इन पोइम्स को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये सेम टू सेम पोइम्स आ जाएं और दोस्तों आप उस समय बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ा दी है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो सेक्शन सी है वो आता है। दोस्तों इस सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो दोस्तों आपकी टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए 19वां क्वेश्चन। दोस्तों 19वां क्वेश्चन ए लेटर टू गॉड चैप्टर में से लिया गया है। तो 19वें क्वेश्चन में आपको कहा है हाउ वाज लेंचोज होप फॉर ए गुड क्रॉप डेस्ट टू द गोरुंड। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों 19वें के अथवा में भी आप देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है। ये आपके जो चैप्टर कुर्ग है वहाँ से लिया है। इसमें आपको कहा है हाउ डज द क्लाइम इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पेनोरमिक व्यू ऑफ कुर्ग। ठीक है, ये हमारे पास में कुर्ग चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। इस प्रकार से 19वां क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो 20वां क्वेश्चन है वो आता है। इसमें आपको कहा है हाउ डिड द यंग सिगल्स फैमिली इनकरेज हिम ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर में से लिया गया है। दोस्तों 20वें क्वेश्चन के अथवा में भी आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको कहा है व्हाट आर द लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो टी फ्रॉम असम चैप्टर में से लिया गया है। दोस्तों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए आप कृपया करके सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाएं। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 21वां क्वेश्चन है वो आता है। इसमें आपको कहा है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी द 100 ड्रेसेस। यानी कि दोस्तों द 100 ड्रेसेस जो स्टोरी है उसकी मुख्य थीम क्या है, ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो द 100 ड्रेसेस 1 चैप्टर में से लिया गया है। दोस्तों 21वें के अथवा में भी आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको कहा है व्हाट मेड प्रिंस सिद्धार्थ टू लीव हिज फैमिली एंड पैलेस। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो द sermon एट बनारस इस चैप्टर में से लिया गया है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए। हमारे पास में इस पेपर का जो 22वां क्वेश्चन है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको कहा है व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ हैरी सिंह एट अनिल्स हाउस। यानी कि दोस्तों हैरी सिंह का डेली रूटीन क्या था अनिल के घर पर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर द थीफ स्टोरी से लिया गया है। तो दोस्तों यदि आपने द थीफ स्टोरी चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। दोस्तों आप 22वें क्वेश्चन के अंदर गौर कीजिए। आपको यहाँ पर फिर से अथवा का प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको कहा है डू यू थिंक दैट बुक्स कैन प्ले सम पार्ट इन सेविंग प्लेनेट अर्थ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों आप फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए। यहाँ पर जो सेक्शन सी है वो हमारा ख़त्म होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास में दोस्तों अभी इस पेपर का सेक्शन डी है वो आता है। दोस्तों तो चलिए हम सबसे पहले सेक्शन डी का जो 23वां क्वेश्चन आता है वो पढ़ लेते हैं। इसमें आपको कहा है इमेजिन दैट यू आर राम नारायण सिन्हा एंड मॉनिटर ऑफ योर क्लास 10 रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। यानी कि दोस्तों आप क्या हो, राम नारायण सिन्हा हो और आप क्लास 10 के मॉनिटर हो, ठीक है ना। और दोस्तों आप पढ़ते कहाँ हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर में, ठीक है। देयर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी इन द स्कूल।
यानी कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरी है उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, यानी कि बहुत ही ख़राब हालत है उस लाइब्रेरी की। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल को। और दोस्तों उस एप्लीकेशन में कंप्लेंट करनी है किसकी, ख़राब लाइब्रेरी की। यानी कि आपके प्रिंसिपल को आपको बताना है कि हमारे स्कूल में ख़राब लाइब्रेरी है, उसे आप सही करवाइए। यानी कि दोस्तों आपको अपने प्रिंसिपल को बताना है कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर जो लाइटिंग वगैरह है वो बहुत ही कम है, हमारी लाइब्रेरी में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी कमी है, इसलिए आप उन सुविधाओं को यहाँ पर जल्द से जल्द लागू करें और दोस्तों हमारी लाइब्रेरी को अच्छा बनाएं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन है वो लिखनी है। दोस्तों यदि आप प्रॉपर एप्लीकेशन सही वे में लिख देते हो तो आपको पूरे 4 नंबर हैं वो मिल जाएंगे। दोस्तों तो आपको 23वें प्रश्न के अथवा में भी एक और प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इसमें आपको कहा है, यू आर सरस्वती देवी, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principalg@gmail.com requesting to arrange an online counseling on how to face board examinations। यानी कि दोस्तों आप क्या हो, सरस्वती देवी हो, आपको एक ईमेल लिखना है, किसको, अपने प्रिंसिपल को, ठीक है। और दोस्तों आपको मेल आईडी बता रखी है principalg@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हो अपने प्रिंसिपल को। और दोस्तों आपको अपने प्रिंसिपल को मेल क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों आप डरे हुए हो बोर्ड एग्जाम से, इसलिए वो प्रिंसिपल आपको मार्गदर्शन देंगे, आपसे ऑनलाइन काउंसलिंग है वो करेंगे और दोस्तों आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे। तो इसलिए हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, इस पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है अपने प्रिंसिपल द्वारा। तो दोस्तों आपको एक ईमेल है वो लिखना होगा अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। तो दोस्तों आप आसानी से एक फॉर्मल ईमेल है वो लिख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब 23वें प्रश्न के नीचे 24वां जो प्रश्न है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको एक स्टोरी लिखनी है। तो देखिए इसमें आपको कहा है, राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो। यानी कि दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर आउटलाइन दी गई है इसके बेस पर आपको एक स्टोरी है वो लिखनी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं इन ब्रैकेट्स में आपको अपने वर्ड से वो लिखने हैं। दोस्तों आप जब अपने वर्ड्स लिख लोगे 150 से 200 वर्ड्स के बीच में, तब दोस्तों आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरी है वो 150 से 200 वर्ड्स में तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन ये भी बताना है आपको कि इस स्टोरी का जो सूटेबल टाइटल है वो क्या है। यानी कि दोस्तों ये जो स्टोरी है वो किस टाइटल पर बेस है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको इसका मोरल बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको एक किरदार दे रखा है लोयन का, दूसरा किरदार दे रखा है स्मॉल माउस का। तो दोस्तों लोयन ने क्या किया, माउस की हेल्प की। तो दोस्तों माउस ने बाद में क्या किया, लोयन की हेल्प की। यानी कि दोस्तों दोनों आपस में अपनी अपनी हेल्प कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोस्तों क्या है, स्टोरी का टाइटल है। यानी कि टिट फॉर टेट क्या है, ये दोस्तों हमारे पास में स्टोरी का टाइटल रहने वाला है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं वहाँ पर अपनी सेंटेंसेस जोड़िए और इस स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों यदि आप स्टोरी को कंप्लीट कर देते हो तो आपको पूरे 4 नंबर हैं वो मिल जाने वाले हैं। दोस्तों तो आपको 24वें प्रश्न के अथवा में भी एक और स्टोरी है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको ऊपर वाली स्टोरी नहीं आती तो आप नीचे वाली स्टोरी है वो लिख लीजिए। दोस्तों ये हमारे पास में स्टोरी का आउटलाइन है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट्स दिए गए हैं इसमें आप अपने सेंटेंसेज है वो यहाँ पर नोट डाउन कीजिए और इस स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। बाकी दोस्तों पहली वाली स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी आपको एक टाइटल है वो लिखना होगा। तो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट पे बताइए कि इस स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या बनता है। दोस्तों अब हम देखते हैं इस पेपर का जो 25वां प्रश्न है वो क्या कहता है। दोस्तों इसमें आपको एक पैराग्राफ है वो राइट करना है। दोस्तों पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट है वो है 150 से 200, ठीक है। दोस्तों इसमें आपको पैराग्राफ है वो उसमें कोई टाइटल नहीं दिया होगा कि हाँ भाई इस टाइटल पर पैराग्राफ लिखो। इसमें आपको एक विजुअल एड दिया होगा, यानी कि दोस्तों आपको एक चित्र दिया होगा, उसके बेस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि ये हमारे पास में चित्र है। दोस्तों इसमें क्या है, टीचर जो है ना वो बोर्ड पर इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है टेंस, वो समझा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कई विद्यार्थी होते हैं क्लास में जिनको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये विद्यार्थी अब मार खा रहा है, यानी कि टीचर इसकी पिटाई कर रहा है। तो टीचर इसकी जो पिटाई कर रहा है दोस्तों इसका टाइटल क्या बनता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। उस पर दोस्तों जो टाइटल होगा उस पर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है 150 से 200 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में
पैराग्राफ रहने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में 25वें प्रश्न के अथवा में एक और पैराग्राफ है, वो दिया गया है। इसे दोस्तों आपको लिखना है। दोस्तों आप पैराग्राफ को तभी लिख पाएंगे जब आप दिए गए विजुअल एड को पहचान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस विजुअल एड को पहचानते हैं। दोस्तों मैं आपको इस विजुअल एड का जो सूटेबल टाइटल है वो भी बताऊंगा ताकि आप इस पैराग्राफ को लिख पाएँ। दोस्तों जब आप बाज़ार जाते हैं तो मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज इनके हॉर्न सुनते होंगे। दोस्तों ये जो हॉर्न है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमारी कान को फाड़ देते हैं एक प्रकार से, क्योंकि दोस्तों इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। इनकी यहाँ पर डेसिबल क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण दोस्तों हमारे कान हैं वो यहाँ पर फटने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो टाइटल है वो पैराग्राफ को होगा नॉइस पोल्यूशन। क्या होगा दोस्तों? नॉइस पोल्यूशन क्या है, इस पैराग्राफ का सूटेबल टाइटल है। इस पर दोस्तों आपको एक पैराग्राफ है वो यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों आप 150 से 200 वर्ड्स के अंदर इस टॉपिक पर जो पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसके कुछ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही दोस्तों यदि आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और दोस्तों उसे इंग्लिश में थोड़े अच्छे नंबर चाहिए तो उसको भी दोस्तों ये वीडियो शेयर कर दो ताकि दोस्तों उसका भी भला हो पाए। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी का भला करोगे तो भगवान भी आपका भला जरूर करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।